Hari Om, welcome to the CBSE in-house training program. Today's topic is environmental education in practice. How can we use environmental education in our daily life? हम लोग अपने चारों विभिन्न आवरणों को देखते हैं जिनमें एक वायुमंडल है, विभिन्न पर्यावरणीय घटनाओं को घटते हुए देखते हैं, विभिन्न जल स्रोत, मिट्टियां, जंगल, पर्वत, पठार सभी को प्रतिदिन देखने का मौका मिलता है। चारों ओर जो हरियाली है यह किन कारणों से, कैसे हम लोग उसको संरक्षित कर सकते हैं, इस पर लोगों को जागरूक करना, इसकी शिक्षा लोगों तक पहुंचाना, इसकी महत्ता के बारे में लोगों को बताना कि पर्यावरण की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, किस प्रकार पर्यावरण को हम लोग सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि पर्यावरण में विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को जानना, उनका पता लगाना और उस पर्यावरण को सुरक्षित किस प्रकार रखा जाए, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उनमें किस प्रकार सुधार किया जाए, इसके लिए व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों को उत्तरदायी बनाना कि आप पर्यावरण को सुरक्षित करने के विभिन्न उपाय करें और आपस में वैसी समझ विकसित हो कि लोग खुद ब खुद पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सचेत हो जाए। आज हम देखते हैं कि प्रतिदिन वातावरण में आकस्मिक बदलाव आ जाता है, कहीं तेज बाढ़ की विभीषिका है, कहीं बर्फबारी हो रही है, बिना सीजन के तापमान तेजी से बढ़ जाता है। इन घटनाओं की गहराई पर जब जानना और जानने के बाद उनके जिम्मेदार कारकों को पहचान कर समस्या का समाधान खोजना, लोगों को बताना कि अचानक तापमान में क्यों बदलाव हो रहा है, क्यों अचानक वर्षा का मौसम, अचानक बर्फबारी, अचानक तेज तापमान, इससे क्या हानि हो रही है हमारे वातावरण में, और विभिन्न कारकों के बारे में लोगों को बताना जिससे उनकी समझ विकसित हो सके और उन्हें एक जिम्मेवार नागरिक बनाना एनवायरमेंटल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा के कौन कौन से घटक हैं? पहला है कि पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता, कि किस प्रकार लोग जागरूक होंगे। विभिन्न समाचारों में हम पढ़ते हैं कि हरियाणा, पंजाब के किसान फसल को काटने के बाद फसल के शेष भागों को खेतों में ही जला देते हैं, उससे जो धुंध होता है, कचरा जो इकट्ठा होता है उसमें आग लगा देते हैं। हमारे आसपास भी लोग लगाते हैं। लोगों को ऐसा करने से रोकना। विभिन्न जुलूसों में देखते हैं लोग टायर लेकर के उसको जलाते हुए मशाल जुलूस निकालते हैं, इससे भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो लोगों को संवेदनशील इसके प्रति बनाना कि वो वातावरण को दूषित न करें, क्योंकि वो खुद इसका प्रतिफल भोगेंगे ही, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इस घटना से असुरक्षित कर देंगे।
उन्हें इतना संवेदनशील जरूर बनाएं बच्चों को भी कि वो अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटें, कैंडल नहीं जलाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। लोगों को विभिन्न उपहार न देकर एक वृक्ष का उपहार, खास करके फलदार वृक्ष यदि देते हैं तो उसकी सुरक्षा संरक्षा वो बहुत लगन से करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में उसे फल खाना है, एक स्वार्थ छिपा हुआ होगा। दूसरी बातें हैं पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों का ज्ञान, कि आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे समक्ष उपस्थित हो सकती है। बगल में बांका जिला के बगल में 2 नदियां हैं, चांदन और वर्णी नदी है। तो अपने आसपास की नदियों के बारे में लोगों को जागरूक करना कि नदियों का क्या लाभ है, किन लाभ से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और जब बालू का उठाव हो रहा है तो किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती है भविष्य में, कि जल स्तर नीचे जा रहा है, जल में प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषित जल लोग पीने को विवश हैं। और यह बांका जिला में जहां से बच्चे बिलोंग करते हैं, वहां के बच्चे बूढ़े सब प्रत्येक घर में एक न एक लोग ज्वाइंट पेन से परेशान हैं, कि हर एक घर में ज्वाइंट पेन के पेशेंट हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दूषित जल आ रहा है। जो नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है सैंड का, उसको लोगों ने बालू का अत्यधिक दोहन कर लिया। तो माइक्रो क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा हो रहा है कि जल स्तर दूषित हो रहा है। तो पीने वाले जो जल होंगे वो शरीर को हानि पहुंचाएंगे। तो लोगों के ज्ञान को बढ़ाना, उनमें समझ पैदा करना कि पर्यावरण को दूषित न करें और लोगों को ऐसा करने से रोकें। चाहे प्रशासनिक प्रयास से भी जरूरत हो तो लोगों को जरूर उसमें भी हस्तक्षेप करने के लिए आगे आना चाहिए। पर्यावरण के प्रति सरोकार की मनोवृत्ति और पर्यावरणीय गुणवत्ता को सुधारने या बनाए रखने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरित करना लोगों को कि पर्यावरण की गुणवत्ता को हम लोग यथावत कैसे रख सकते हैं अथवा उसमें कुछ सुधार कैसे कर सकते हैं। आए दिन देखते हैं कि श्वास संबंधी लोगों में बीमारियां फैलती हैं। श्वास संबंधी बीमारियां क्यों फैलती है? क्योंकि दूषित वायु जो श्वास के द्वारा शरीर के अंदर जा रहा है, उससे लोगों में श्वास संबंधी बीमारियां फैल रही है। तो दूषित वायु से कैसे बचाव करें? किस प्रकार हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैसे सुधारें? इसके लिए लोगों को जागरूक करना। तो कैसे जागरूक करेंगे? लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बेवजह रोक दिए, स्टार्ट है गाड़ी, उसका इंजन चल रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही है। तो लोगों को जागरूक करना कि गाड़ी जब आगे नहीं जा रही है तो स्टार्ट बंद कर दें, इससे ईंधन की बचत होगी, साथ ही साथ प्रदूषण भी कम फैलेगा। प्लास्टिक की समस्या, प्लास्टिक लोग इधर उधर फेंक देते हैं, कुछ खाए इधर उधर फेंक दिए, गंदगी फैलाई। इससे क्या होता है कि मिट्टी हमारा प्रदूषित हो रहा है। मिट्टी में वो जो कैपेसिटी होता है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, हजारों वर्ष लग जाता है उसको नष्ट होने में। तो लोगों को जागरूक करना, इसके बारे में ज्ञान देना कि गुणवत्ता को कैसे बनाए रखेंगे, यथावत रख सकें। यह भी बहुत बड़ी बात होगी कि प्लास्टिक को जहां तक नहीं फेंकें, प्लास्टिक पर यथासंभव कोशिश करें कि प्लास्टिक का उपयोग हम लोग नहीं करें, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें। कपड़े का थैला बाजार ले जाएं वस्तुओं की खरीदारी के लिए। पहले पूर्व में ऐसे करते थे, आज से 30-40 साल पहले उसी परिपाटी की और लौटने का प्रयास करें। ऐसी मनोवृत्ति लोगों में ऐसी मनोवृत्ति हो जाए कि पर्यावरण को संरक्षित रखने का उपाय करें। ऐसा तभी होगा
जब हर एक लोग जागरूक होंगे। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, समाजशास्त्रियों ने भी कहा है कि वह स्थान, वह शहर, वह गांव, वह कस्बा पढ़ा लिखा तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक लोग कूड़ा कचरा जहां तहां फेंकते रहेंगे, वो पढ़ा लिखा होते हुए भी अनपढ़ होगा। ये सुकरात का भी कथन था कि उन्होंने लोगों को सफाई के प्रति, बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि किसी भी अच्छे कामों की शुरुआत अच्छे कदमों से की जाए। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जाए, लोगों को जागरूक करने का कदम जो उठाया जाए, चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन एकला चलो की नीति अपनानी होगी कि स्वच्छ भारत का जो स्वप्न हमारे प्रधानमंत्री ने देखा कि एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत तभी हो सकता है जब लोग कूड़ा कचरा जहां तहां फेंकना बंद करें। कूड़ादान बना हुआ है, उसमें लोग डालें, नहीं तो लोग क्या कराएंगे, पढ़े लिखे अनपढ़। तो लोगों को बताना कि पर्यावरण की गुणवत्ता को यदि आप नहीं सुधार सकते हैं तो उसको यथावत तो रख ही सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को यथावत तो उसके हाथ में दे सकते हैं उस पर्यावरण को, और बिगाड़ करके पर्यावरण देंगे तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेगी। इस बारे में लोगों को जागरूक करना। पर्यावरण चुनौतियों की पहचान करना और उन्हें हल करने में मदद करने का कौशल बच्चों में विकसित करना। बच्चे भी चॉकलेट वगैरह खाते हैं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, विभिन्न फास्ट फूड को खाते हैं, और जिस में वो पैकिंग किया हुआ रहता है, पैकेजिंग किया हुआ, उसके रैपर को जहां तहां फेंक देते हैं। उन्हें बताना कि डस्टबिन में डालें, कि डस्टबिन में जब डालेंगे तो उसका निस्तारण होगा, और निस्तारण के द्वारा फिर हम लोग नए उत्पाद भी बना सकते हैं। ऐसी पर्यावरणीय चुनौतियां जिससे लोग भविष्य में संकट में पड़ सकते हैं, इसके प्रति भी लोगों को आगाह करना, जागरूक करना, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए आवश्यक है कि लोगों को जरूर बताना कि ये चुनौतियां भविष्य में आ सकती है। पिछले दिनों फूड वार की चर्चा हुई कि भविष्य में फूड वार हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो बच्चों को भी बताना कि हम लोग जो जैव कृषि की जगह हम लोग केमिकल कृषि कर रहे हैं, केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, उससे मिट्टी की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। मिट्टी में जो जैव घटक हैं मिट्टी के, वो नष्ट हो रहे हैं। तो मिट्टी की जब गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे मिट्टी का उत्पादक क्षमता घटती जाएगी। तो क्या भविष्य में बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को हम पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, काफी महंगी वस्तुएं हो जाएगी। चावल तक सोचिए, कल्पना कीजिए कि चावल यदि 1000 रुपये किलो हो जाए तो क्या अवस्था बनेगी लोगों की। रोजमर्रा की जरूरतें हैं। जब ये पीवीसी का से लोगों को अवगत कराएंगे, बच्चों को अवगत कराएंगे, तो लोग भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूक होंगे। कुछ लोग आंख मूंद के बैठ जाते हैं, लगता है वो सोने का प्रयास कर रहे हैं, वर्तमान चुनौतियों से आंखें मूंद लेना चाहते हैं कि चुनौतियां तो बहुत है, बताना लोग बता रहे हैं, हंस बोल के निकल गए। लेकिन जब तक हम लोग जागरूक नहीं करेंगे बच्चों को, उनके अभिभावकों को, और सबसे महत्वपूर्ण है हम खुद जब जागरूक नहीं होंगे, सोए रहेंगे कि हमें क्या मतलब इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट एजुकेशन से हमको क्या मतलब,
तब तक हम लोग भरपाई नहीं कर सकते हैं। जितना पर्यावरण नष्ट हुआ उसको पुनः पूर्व रूप में हम लोग स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण शिक्षा किसी भी विशेष दृष्टिकोण या कार्रवाई के पाठ्यक्रम की वकालत नहीं करती है। क्या करती है पर्यावरण शिक्षा? कि एक सोच विकसित करने का प्रयास करती है, कि सोच विकसित करने का एक माध्यम है पर्यावरण शिक्षा, जो किसी मुद्दे के विभिन्न पक्षों के बारे में अवगत कराती है। ये वर्तमान समस्या है, भविष्य में ये चुनौतियां हो सकती है, इन चुनौतियों का भविष्य में हम लोग सामना इस प्रकार कर सकते हैं और स्वयं उस समस्या का किस प्रकार समाधान करेंगे, यह निर्णय कौशल को भी विकसित करने का प्रयास करती है। तो बच्चों को जब इन्वायरमेंट के विषय में जब हम बताते हैं तो वो सीखते हैं कि किस प्रकार की चुनौतियां आएगी, किस प्रकार से हमको खड़ा रहना होगा। यदि पराली जल रही है तो पराली का कुछ हम लोग साइड इफेक्ट जो देखते हैं कि धुंध के कारण दिल्ली में विद्यालयों को बंद कर दिया गया, कि एयर का क्वालिटी इंडेक्स काफी गिर गया, सांस लेने में लोगों को कठिनाई होने लगी, दम घुटने लगा। इस कमरे में सपोज कीजिए बहुत से बगल में खेतों में जमा पुआल को जला दिया जाए तो उसकी जो धुंध फैलेगी उससे हम प्रभावित रहेंगे। क्या बगल में खेत में जल रहा, हमारे कमरे में तो नहीं जल रहा, अब प्रभावित रहेंगे क्या? कभी नहीं रह सकते, क्योंकि हवा सब जगह पहुंचेगी, सभी को प्रभावित करेगी, उसके प्रभाव से हम अछूते नहीं रह सकते। तो बच्चों को भी जागरूक करना कि इस प्रकार का वातावरण विकसित करें जहां पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। जब वो आवरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो शरीर कैसे सुरक्षित रहेगा? पहला आवरण यदि नष्ट हो गया तो फिर हम शरीर से भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, श्वास संबंधी बीमारियां होंगी, साथ ही अन्य फेफड़े का जो विकार है, जनित रोग, कैंसर तक हो सकता है। तो पर्यावरण शिक्षा लोगों में यह निर्णय कौशल को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा, उनके निर्णय कौशल को बढ़ाएगा, उस क्षमता को बढ़ाएगा कि वो सही निर्णय ले सकें। बच्चों के लिए क्या जरूरी है? बच्चे क्या करेंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन लेकर? बच्चे एनवायरमेंटल एजुकेशन लेकर क्या करेंगे? तो बच्चों में एक जागरूकता, क्योंकि बच्चे ही भविष्य के कर्णधार हैं, उन्हीं के कंधों पर सारा भविष्य टिका हुआ है। आपका भी भविष्य उनके भविष्य पर टिका हुआ है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। इसलिए बच्चों को उस विषय पर विभिन्न अनुप्रयोग करने होंगे, उनको प्रेरित करना होगा कि वो शोध करें पर्यावरण की सुरक्षा के विषय पर, कि किस प्रकार से हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। विभिन्न नवाचारों के द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास बच्चे करें। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि यह पर्यावरण है क्या, कैसे प्रदूषित होता है, कौन कौन से कारक हैं, क्यों होता है, उसमें वो अपनी राय व्यक्त करें, उनके विचार, उन्हें जानकारी देने का प्रयास। फिर जहां बच्चे उनके विभिन्न जटिल घटकों को नहीं जान पाते हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराना। विभिन्न रासायनिक क्रियाएं क्या होती है हवा के अंदर, विभिन्न गैसों के बीच जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके बारे में बताना, किसके कारण, जैसे हम लोग ओजोन परत की बात करते हैं कि ओजोन परत नष्ट होता है, लेकिन ओजोन को बनाने वाला भी अल्ट्रावायलेट रे है, और ओजोन कहते हैं कि ओजोन परत नष्ट हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंचेगी, स्किन कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ओजोन के बनने में मददगार जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसकी प्रक्रिया को समझाना बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, किशोर वर्ग के बच्चे हैं,
उनको बताना कि किस प्रकार ओजोन का फॉर्मेशन होता है वातावरण में। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी तो ओजोन का फॉर्मेशन का रेट भी घटेगा, तो परत क्षीण हो जाएगा, ओजोन का परत क्षीण होगा, पतला होगा, और पतला कपड़ा को लेकर उसको बताना कि रोशनी कैसे पार हो जाती है। उसी प्रकार अल्ट्रावायलेट रे भी पार हो जाएगा और तुम्हारे स्किन को ये क्षतिग्रस्त करेगा, फफोले स्किन पर फफोले हो जाएंगे और फिर स्किन कैंसर तक हो सकता है। पराली के विषय में उन्हें बताना कि पराली जलाने से क्या हानि होगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी, कब्ज से संबंधित दमा, ये सब बीमारियां हो सकती है। मिट्टी के प्रदूषण के विषय में बताना, मिट्टी में कौन कौन से जैव कारक हैं, अजैव कारक हैं, प्रदूषण कैसे होगा, किस प्रकार से होता है, उनकी रोकथाम हम कैसे करेंगे, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना, विभिन्न प्रयोगों द्वारा उन्हें दिखाना। लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं, पुड़िया पान पुड़िया खा के जहां तहां थूकते हैं, उससे कैसे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, इस बारे में भी उन्हें अवगत कराना। धूम्रपान से किस प्रकार हमारे लंग्स, फेफड़े को हानि पहुंचती है, उसमें जो छोटे छोटे छेद हैं जो ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, तो उन्हें प्रयोग द्वारा स्पंज लेकर और उस को पानी में डाल करके फिर उससे पास कराना उस धुएं को और दिखाना कि उसमें किस प्रकार ब्लॉकेज हो सकता है। जब वो देखेंगे तो जागरूक होंगे, लोगों को भी जागरूक करने का वो प्रयास करेंगे कि सिगरेट से के धुएं से किस प्रकार वातावरण प्रदूषित होता है। जो सिगरेट नहीं पीने वाले हैं उन्हें भी हानि होती है, ब्लॉकेज होता है उन्हें भी, उन्हीं सब कारणों से। तो बच्चों में इसके प्रति, पर्यावरण शिक्षा के प्रति रचनात्मक सोच को विकसित करना एनवायरमेंटल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। क्या बच्चों में कौशलता का विकास करती है, बढ़ावा देती है, को कि बच्चे समुदायों के साथ अपने जुड़ाव को महसूस करें, पर्यावरण के साथ वो जुड़े रहें, किस प्रकार उनका जुड़ाव रहता है। हम लोग विभिन्न प्रकार के फलों का आनंद लेते हैं विभिन्न मौसमों में, तो जब पर्यावरण दूषित होता है तो इसका प्रभाव फसलों के उत्पादकता पर भी पड़ता है, फसलों की गुणवत्ता पर भी पड़ता है, और जब दूषित फल हम खाते हैं तो शरीर में वो विकार भी पहुंचता है और वो शरीर को भी दूषित करता है। तो बच्चों को इससे अवगत कराना, उससे जुड़ाव पैदा करना कि हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करें। बच्चों में रिसाइकलिंग प्रक्रिया कि किस प्रकार रिसाइकलिंग के द्वारा हम लोग विभिन्न प्रकार के कैंडी रेपर का निस्तारण कर सकते हैं। वो चॉकलेट का, वो कुरकुरे वगैरह जो खाते हैं फास्ट फूड, उसके रेपर का निस्तारण हम लोग करने का उपाय खोज सकते हैं। पॉलीथीन का हम लोग निस्तारण कैसे करें, इसके बारे में बहुत से प्रयोग हुए हैं। उसके प्रयोगों के बारे में, प्रयोगों के जो फल आए, प्रतिफल को बताना कि इससे इतना % पॉलीथीन डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है। जैसे अगर पाउडर यदि हम लोग यूज करें पॉलीथीन में, तो उससे पॉलीथीन करीब 15 से 20 दिन में डिकम्पोज हो सकता है। इस प्रयोग को भी बच्चों को बताना और दिखाना करके कि पॉलीथीन को कैसे नष्ट करेंगे। तो अगर पाउडर के विषय में है क्या कि चाइना ग्रास पाउडर, जिसको हम लोग बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो बच्चे जब जान जाएंगे कि बेकिंग इंडस्ट्री में ये पाउडर इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं पॉलीथीन को डिस्ट्रॉय करने में, तो क्यों नहीं उसका उपयोग करें, वो एक जगह इकट्ठा करेंगे।
तो प्रेरित करना बच्चों को ऐसा करने के लिए, और समाज को भी ये बताना कि इस प्रकार से हम लोग पॉलीथीन से निजात पा सकते हैं। हर साल हम लोग रिसाइकलिंग और अपशिष्ट के का जो डाइवर्जन होता है, हम लोग जो किताब कॉपी बनाते हैं प्रत्येक साल बच्चे उसका उपयोग करते हैं, फिर जो है फेंक देते हैं। परीक्षा में कापियां जो यूज्ड और अनयूज्ड दोनों प्रकार की कापियां क्या होती है, एक जगह इकट्ठा होके यदि इस बारे में विचार किया जाए तो उन कापियों का क्या होता है, उन पुस्तकों का क्या होता है। तो पुनर्चक्रण के बारे में, रिसाइकलिंग व्यवस्था कि रिसाइकिल करके फिर नया पेपर बनाना और फिर उसका उपयोग करना, हैंडमेड पेपर का यूज करना, विभिन्न कार्ड वगैरह में जब हम लोग वैवाहिक आमंत्रण वगैरह कार्ड, निमंत्रण का कार्ड जो देते हैं, उसे यदि हैंडमेड पेपर का उपयोग किया जाए तो इससे भी पर्यावरण को होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। What is environment? Environment consists of air, water, and land. It consists of everything we see around, like trees, plants, flowers, animals, birds, and also people. People like mother, neighbors, friends are all a part of the environment. Animals like pet dogs and cats are also a part of the environment. The fishes in the ponds are also found in the environment. Trees with birds, butterflies on red roses, green grass below, and the blue sky above all make the environment. Environment satisfies all our needs. It provides us with air that we breathe, water that we drink, food that we eat, and clothes that cover our body. We live in this place. We are a part of this environment. This environment belongs to all of us. Let us help to keep the environment clean. How? Never throw chocolate wrappers or any garbage on the ground. Always throw waste and garbage in a dustbin. Water the plants every day. They give us food. Don't spit on the roads or in the parks. Spit in trash cans. Now we know that our environment is very important, and we all are a part of this environment. बच्चों में ये विचार पैदा करना कि उनका पोषण कैसे होता है, कि बच्चे का पोषण और उनकी पर्यावरण के साथ क्या जुड़ाव है, कि पर्यावरण से किस प्रकार उनका पोषण जुड़ा हुआ है, इसके बारे में उनके अभिभावकों से भी बातचीत के द्वारा उन्हें जागरूक किया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति उनमें जुनून पैदा किया जा सकता है।
जब बच्चे को लेकर पार्क जाते हैं तो उन्हें पौधे की गुणवत्ता के बारे में बताना, ये जो फूल देख रहे हैं, ये जो फल देख रहे हैं, ये तभी तक सुरक्षित है जब तक पर्यावरण सुरक्षित है। यदि पर्यावरण दूषित होगा तो उसकी गुणवत्ता नष्ट होगी और कालांतर में वो देखने की वस्तु बच रह जाएगी, उपयोग की नहीं रह जाएगी। पर्यावरण की अधिक देखभाल के लिए उनमें समूहों का गठन, कि विभिन्न समूहों का गठन करके उनमें ये बदलाव लाया जा सकता है, उनमें ये जागरूकता पैदा की जा सकती है कि अधिक समय वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें, उनकी देखभाल कर सकें। पर्यावरण की गोद में पहाड़ों, झरनों के नजदीक, वन के नजदीक वनभोज का आयोजन। तो पर्यावरण शिक्षा उनमें यह बेहतर समझ पैदा करता है जो बच्चों के प्रत्येक दिन के रखरखाव, पोषण को बेहतरी से बेहतर वातावरण में लाने का प्रयास करता है। इसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास पर भी पड़ता है। जब प्रत्येक सप्ताह 2 से 3 घंटे बच्चे प्रकृति की गोद में बिताएंगे तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यदि बच्चे को आउटडोर ट्रिप पर ले जाएं तो बच्चे समझेंगे कि आउटडोर गए, ऐसा वातावरण मिला, वो कंपेयर करेंगे घर के वातावरण और बाहर के वातावरण, जहां पिकनिक करने गए, वनभोज करने गए। लेकिन वहां भी उन्हें जागरूक करना कि वातावरण को दूषित नहीं करें। जो प्लेटें हैं, गिलास है पानी पीने का, वो भी इधर उधर नहीं फेंके, उससे वातावरण दूषित होगा, फिर आगे बाहर वो नहीं जा पाएंगे। प्रकृति बच्चों को बच्चे बनने की आजादी देती है कि बच्चे प्रकृति के गोद में आनंदित होते हैं, उत्साहपूर्वक खेलते हैं। आप देखे होंगे कि एक गाय का बछड़ा, बकरी का बच्चा जब खुला छोड़ दिया जाता है, कितने वो आनंदित होते हैं, उछल कूद धमा चौकड़ी मचाते हैं। बच्चे को भी जब प्रकृति के वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो वो भी उस वातावरण में निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे तितलियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों का संग्रह करने का प्रयास करते हैं, पत्तियों का संग्रह करते हैं। तो उन्हें बताना ये पत्तियां इतनी खूबसूरत क्यों है, ये फूल इतने खूबसूरत क्यों है, इतने सुगंधित क्यों है, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में पले हैं। जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो यह गोद उतना ही सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। बच्चों को बताना कि माँ के गोद में तुम कितना आराम का अनुभव करते हो, वही प्रकृति एक माँ के समान है। इससे बच्चे में आउटडोर विजिट के द्वारा एक समझ पैदा होगी और इसका सकारात्मक प्रभाव उनके आने वाले जीवन पर पड़ेगा। हम लोग कहते हैं कक्षा कक्ष में चिल्लाते क्यों हो, हल्ला क्यों करते हो, दौड़ क्यों जाते हो। यह नैसर्गिक गुण है। बच्चे होंगे तो चिल्लाहट होगी, जहां बच्चे नहीं होंगे चिल्लाहट कहां से होगी। बच्चे होंगे तो कूदेंगे, उछलेंगे। यह उनका एक प्रकृति से प्राप्त गुण है जिसका प्रदर्शन वो करते हैं जब खुले में रहते हैं। कुछ बच्चे खूब हंसते हैं, कुछ बच्चे
तालाबों में कूद जाते हैं बेफिक्र होकर, कुछ कुओं में कूद जाते हैं, कुछ नदियों में जल से क्रीड़ा करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, कुछ पेड़ों पर चढ़ के फलों को तोड़ते हैं, भले गिर जाए, कभी पैरा टूट जाए तो अलग मैटर है, लेकिन वो चढ़ने का तो जरूर प्रयास करते हैं कि पेड़ पर चढ़ जाए और ताजे ताजे फल को वो चखते हैं। जब उनका स्वाद का अनुभव होता है और मार्केट में जो कृत्रिम तरीके से पकाया हुआ फल उनके सम्मुख रखा जाता है, तो दोनों के स्वाद में वो अंतर को रख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकृति की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है मानव जीवन के लिए, कि किस प्रकार खेल के द्वारा उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, कि खेल की दुनिया में वो किस प्रकार दौड़ लगाए, कहाँ स्थान मिलेगा। यदि यह प्रकृति दूषित हो जाएगी तो खेलेंगे कहाँ, स्वस्थ वातावरण नहीं मिलेगा। दिल्ली में बहुत से स्कूल बंद कर दिए गए पराली जलाने के कारण, क्योंकि वातावरण सुरक्षित नहीं था, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। सरकार ने निर्णय लिया स्कूल को बंद कर दिया जाए। क्या यही समाधान होगा? यदि हम पहले ही पराली का कुछ उपाय कर लें, कुछ उत्पादक वस्तुएं बना लें, तो पराली का भी उपयोग होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। लेकिन लोगों में यह सोच विकसित हो तभी तो, नहीं तो ऐसे ही अनायास कह देने भर से नहीं होगा। कैसे करें वैसे करें, इसके लिए एक रूपरेखा, एक योजनाबद्ध तरीके से प्रकृति के संरक्षण के उपाय और उसके प्रति बच्चों की भागीदारी हो। बच्चे भविष्य के नागरिक हैं, भविष्य के कर्णधार हैं, उनके कंधे पर सारा भविष्य है, तो उन्हें अभी से जागरूक करके रखना कि इस प्रकार की योजना बनाकर हम प्रकृति को सुरक्षित रख पाएंगे और वापस पर्यावरण को उसी रूप में हम लोग बच्चों के कंधे पर, कि जैसे जैसे प्रकृति से हमको मिला वही प्रकृति के रूप को हम तुम्हारे कंधों पर दे रहे हैं। जस की तस रख दीनी चलिया, झीनी झीनी पीनी चलिया। तो जस की तस हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं, तो जस की तस तो आने वाली पीढ़ी को सौंप नहीं सकते हैं कि उसी रूप में हम उनको दे दें। कुछ बिगाड़े नहीं, बिगाड़ने के प्रति यदि कोई सोच रखते हैं तो उनको सचेत करें। अभी हमने बालू उठाव के बारे में भी कहा कि बांका का वातावरण, कि बांका के हर एक घर में एक ज्वाइंट पेन का पेशेंट है। क्यों है? तो लोगों को जागरूक करना कि इस प्रदूषण के कारण है, जल प्रदूषण के कारण आपके यहाँ ज्वाइंट पेन है। स्वास्थ्य की दिक्कत है, हर एक घर में अभी के सीजन में खांसी का पेशेंट जरूर है। सर्दी खांसी आम बात हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वायु दूषित है। वायु जनित प्रकृति में 3 ही विकार होते हैं, कफ, पित्त और वायु। तो वायु विकार है ये, तो वायु विकार को कैसे दूर करें? जब तक बड़े लोगों की तरह बच्चे भी जागरूक हो जाएं, तो बच्चे भी सहयोग करेंगे, रोकेंगे। यदि किसी बड़े को देखेंगे कि पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं तो उन्हें भी रोकेंगे। बच्चे अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकें बिना डर भय के कि पर्यावरण ऐसे दूषित हो रहा है, ऐसे यदि उपाय, कुछ नवाचार है उसके मन में, दिमाग में कुछ नए विचार आते हैं, तो अपनी बात को आपके समक्ष रखें। इसीलिए बच्चों में यह भावना की अभिव्यक्ति की भावना, कि अपनी भावना को अभिव्यक्त कर सकें। कुछ यदि नए खोज उसके मन में आया है तो उसको आपको बता सकें। विभिन्न प्रकार के प्रश्न यदि उसके मन में उठ रहे हैं, उसका समाधान, उन्हें परस्पर बातचीत के द्वारा बताने का प्रयास।
और बच्चों में यह सतत आदत कंटिन्यूटी हो कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता का। तो केवल बच्चे से होगा क्या? हम लोगों को करना है। हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे सोए रहेंगे आंख मूंद कर। यदि कहीं चर्चा भी होगी तो नींद मार लेंगे, तो क्या होगा? जिन बातों को बताया जा रहा है वो बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप भी एक माध्यम है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे फैलाया जाए। आपके माध्यम से बच्चे भी सीखेंगे। और आप यदि सो गए तो जो जागे सो पाए, जो सोए सो खोए, ये नीति होगी। तो आप नहीं पाएंगे उस ज्ञान को, तो लोगों तक उस ज्ञान को नहीं पहुंचाएंगे। ज्ञान का क्षरण क्या होता है? सने सने होता है। तो सतत हम लोग ज्ञान की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसके लिए एक आदत विकसित करना होगा। बच्चों के साथ बैठकर उस आदत को सिखाना, उनमें अस्थायी आदतें डालना कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें। यह चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन है नहीं। सब लोग चिंतित नहीं है पर्यावरण के प्रति। नित्य प्रतिदिन मार्केट में हम लोग देखते हैं कि पॉलिथीन का यूज लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, फैलाने ले जाएंगे, पॉलिथीन में सामान लाएंगे, खाने के भी सामान को, जबकि वो जान रहे हैं कि पॉलिथीन कैंसर कारक है। उसमें गर्म वस्तुएं लेंगे खाने का तो उससे कैंसर तक आपको हो सकता है, लेकिन फिर भी लेंगे। तो सुकरात ने क्या कहा कि तब तक वो कस्बा अनपढ़ है, पढ़े लिखे जाहिल होंगे जो कचरा फेंकते हैं जहां तहां, कूड़ेदान होने के बावजूद भी सही जगह पर कूड़े कचरे का निस्तारण नहीं करते, तो अज्ञानी ही है, अनपढ़ है। बच्चों के साथ काम करना, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के साथ छोटे छोटे काम, जैसे स्वच्छता का कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर के करेंगे। केवल बच्चे के ऊपर छोड़ देने से नहीं है, उनके साथ हमें भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। चॉकलेट का रेपर देख रहे हैं, फेंका हुआ है तो फेंका हुआ है, जब तक हम नहीं उठाएंगे तब तक नहीं उठेगा। स्वीपर आएंगे तो उठाएंगे, ये छोड़ देना पर्यावरण की चुनौतियों को आगे टालने के जैसा है। हम लोग ये टालने का ये प्रयास करते हैं कि अगले के माथे पर डाल देना, और दोस्त सब फिर भविष्य पर छोड़ देना कि ये वो किया, हम पर कोई मतलब नहीं। तो कब शुरुआत हो? हम लोग कब शुरुआत कर सकते हैं? इस प्रकार की पर्यावरण के प्रति चुनौतियों के संबंध में केवल बात करना नहीं, उसे इंप्लीमेंट करना। कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, किस उम्र में कर सकते हैं? कोई उम्र की सीमा है क्या? तो किसी भी उम्र में अच्छे कामों को किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अच्छे काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता है। बुढ़ापा का अवस्था है तो उसमें भी आप ज्ञान ला सकते हैं, उसे फैला सकते हैं, ज्ञान की ज्योति को चारों ओर। रिसाइकलिंग के विषय में जब हम लोग बात करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में लोगों को बताना कि रिसाइकलिंग होता क्या है। बड़े बड़े स्टेशनों पर लिखा हुआ है कि बोतल को यहां डालना है, वहां बोतलों को क्रश करके रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। तो लोग जहां तहां फेंक देते हैं, उसे डब्बे में डालने का कोशिश नहीं करते हैं जहां रिसाइकलिंग के लिए क्रश किया जाता है बोतलों को। तो लोगों में जागरूकता फैलाना कि जहां तहां नहीं फेंक करके उचित स्थान पर ही डालना। कूड़ा कचरा लेने वाला जो आता है उसमें सूखा कचरा, गीला कचरा, तो सूखा कचरा में जो जो वस्तुएं हैं, प्लास्टिक वगैरह जो भी है उसको डालना। गीला कचरा में जो हमारा डिकम्पोज होने वाली वस्तुएं हैं उसको डालना। कहीं कहीं 4 भी बॉक्स लगा होता है, तो चारों बॉक्स में अलग अलग करके डालना। तो लोगों में परिपाटी क्या बन गई है, आप लोग देखे होंगे।
कि पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, पॉलीथीन में कचरा लेकर के डाल दिए, अब जो डिकम्पोज होने वाला कचरा है उसमें पॉलीथीन भी चला गया, तो जो डिकम्पोज करने का संयंत्र है वो क्या होगा, उसकी कार्य प्रणाली बाधित होगी। तो लोगों में अभी भी यह समझ विकसित नहीं हुआ कि गीला कचरा में क्या डालेंगे, सूखा कचरा में क्या डालेंगे। यदि हम लोग फिर से किसी चीज को उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग पॉलीथीन बैग को लाते हैं, यदि वो पुनः उपयोग के योग्य हो तो उसको फिर से उपयोग करें, बार बार उसका उपयोग करेंगे तो कम से कम प्रदूषण कुछ कम तो होगा। अब है पानी कि जल की संरक्षा और सुरक्षा कैसे करेंगे। तो जल के बिना जीवन है ही नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता है क्या, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जल को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्या करेंगे, घर में आरओ लगाएंगे, आरओ का पानी पिएंगे, उसमें टीडीएस लेवल जो है इतना रख देंगे कि वो पानी काफी पतला होगा, सीधे गले से नीचे चला जाएगा। क्या होगा इससे, जो जल की बर्बादी होगी कौन भोगेगा, इसका फल कौन भोगेगा, हम सभी लोग भोगेंगे। कि जल की जो बर्बादी होगी वो जल आरओ तैयार करने में जो जल पर नष्ट होगा उसका खामियाजा सभी को भुगतना होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। आप भले उस समय तक काल कौलित हो जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी। हम कहते हैं ना, ये काम करके आप जा रहे हैं, अच्छे काम करेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपका नाम लेंगे। कहा गया है कि हम जब आए थे जगत में, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी का चलो। नहीं, आप हंसे जग रोए, क्या आपके पीछे जगत रोए, ये ऐसा व्यक्ति चला गया। तो पानी की बर्बादी करके ऐसा कर सकते हैं क्या? कि आरओ लगा करके हम क्या साबित करना चाहते हैं कि आरओ का पानी पिएंगे, पतला पानी है, कुछ मोटा पानी हुआ नहीं पिएंगे, क्योंकि उसमें मिनरल्स ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, तो पानी को नहीं पिएंगे। जबकि वो पानी आपके आयरन लेवल को बॉडी में बढ़ाता है, लेकिन वो पानी अंदर जाएगा नहीं, बोतल पैकेज किया हुआ पानी पिएंगे। इससे क्या होगा, जल सुरक्षित नहीं है। दिन प्रतिदिन जल का स्तर, भूगर्भ जल का स्तर नीचे की ओर जा रहा है। क्या करें, उपाय कैसे करें? प्रश्न उठता है कि कैसे इस भूगर्भ जल स्तर को ऊपर करें। तो प्रत्येक घर के लिए अनिवार्य व्यवस्था है बड़े बड़े शहरों में कि सोख्ता बनाने का व्यवस्था। प्रत्येक घर को बिल्डिंग बनाने के पहले एक सोख्ता बनाना है, जिसमें वर्षा जल को उसमें संग्रहित किया जाए और वो जल को भूगर्भ तक पहुंचा करके वो भूगर्भ अपने आप प्रकृति सोख लेगी जितना पानी जरूरत होगा, और वो भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाएगा। जब हम स्नान करें तो कोशिश करें, स्नान का मतलब क्या होता है कि शरीर के ऊपर जो गंदगी है, मैल है, मल है, उसकी साफ सफाई हो। बेवजह पानी पर पानी डालेंगे कि शरीर ठंडा रहेगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, गर्मी के दिनों में पानी डालेंगे 2 घंटे के बाद क्या होगा, फिर आप उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो पानी 10 बाल्टी नष्ट कर दी है आप स्नान करने के क्रम में। ब्रश करते हैं, इधर नल खोल दिए हैं, इधर नल से पानी जा रहा है, इधर आप ब्रश करते जा रहे हैं। तो जहां उचित हो, उपयोग हो, मतलब सदुपयोग, उपयोग नहीं सदुपयोग कर सकते हैं, कि सदुपयोग करना जल का, ना कि यूं ही बहते देना। अब
हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि नदी नालों में लोग बहुत से केमिकल्स चला देते हैं। रंग का बाल्टी धोए नाली में डाल दिए। यदि उस नल बाल्टी रंग वगैरह का हम लोग नल पर धोए और यदि किसी पेड़ के नीचे डाल के देखें, फिर एक सप्ताह में नष्ट हो जाएगा उसके केमिकल्स से। और वो नाली के द्वारा वो पानी, दूषित पानी नदियों में जाएगा, फिर प्रकृति विभिन्न स्तरों पर उसे सोखेगी। वो केमिकल्स आपके पेयजल में जाएगा और पेयजल में जब जाएगा आप उस दूषित पानी को पिएंगे तो फिर आप संक्रमित होंगे ही, विभिन्न विकार होंगे। देखने में आया है कि जितने भी गांगीय क्षेत्र हैं, गंगा यमुना के किनारे के क्षेत्र हैं, उनमें प्रत्येक साल जब आर्सेनिक के स्तर का मापन होता है तो प्रत्येक साल आर्सेनिक का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या प्रभाव होता है कि शरीर में गांठें होती है, शरीर में गांठों का बनना होता है और वह बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। इसलिए गंगा के किनारे लोग कैंसर से ज्यादा संक्रमित होते हैं। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नदियों में हमने विभिन्न प्रकार के रसायनों का बिना सोचे समझे उन्हें उसमें विसर्जित कर दिया। रंगों में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं, हम लोग मूर्ति का विसर्जन करते हैं। कुछ स्टेट में ऐसा देखने में आया भ्रमण के क्रम में कि महाराष्ट्र वगैरह में एक अलग से मूर्ति विसर्जन के लिए व्यवस्था है, एक तालाब है अलग से, उसके किनारे बड़े बड़े बॉक्स बने हुए हैं जिसमें जो पूजा में फूल वगैरह यूज करते हैं उसको उस बॉक्स में डाल देना। प्रतिमा को अलग जगह विसर्जित करना, उसके लिए चैनल बना हुआ है, चैनल से प्रतिमा विसर्जित होती है, फिर उस पानी को निकाला जाता है, फिर उसे फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर करके फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा शुद्ध करके तब फिर पेयजल हेतु उपयोग में लाया जाता है। बेंगलोर जैसे शहरों में भी यही व्यवस्था है कि वहां टैंक में जमा किया जाता है, मूर्ति विसर्जन टैंक में किया जाता है। जितने भी पदार्थ विसर्जित होते हैं उसे फिर उपचारित किया जाता है। अब बिजली जल रहा है, देखने में आया है कि वाटिका खंड में भी रात में बिजली जल रहा है। यहां पर भी देखा जाता है कि बहुत से बल्ब जले हुए रहते हैं। कक्षा कक्ष से आचार्य जी निकले, बिजली का बल्ब जलता हुआ रह गया, पंखा चलता हुआ रह गया। तो क्या होता है? रोड पर स्ट्रीट लाइट जलता हुआ रहता है, इतने लोग आते जाते हैं, किन्हीं की दृष्टि स्विच पर नहीं पड़ती है कि स्ट्रीट लाइट को हम लोग ऑफ कर दें। कब हम एक सभ्य नागरिक बनेंगे? कब हम देश के लिए सोचेंगे? कब विश्व के लिए सोचेंगे? कब आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचेंगे? ये काफी सोचनीय विषय है कि हम लोग बिजली का बर्बादी करते हैं, ऊर्जा का क्षय हो जाता है, कि ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है, बेकार चली जाती है। यूज हो तो कुछ काम बने, कुछ काम हो तो हम बिजली जलाएं, कुछ काम हो तो हम स्ट्रीट लाइट को जलाएं। अब कुछ जगहों पर सेंसर का उपयोग होने लगा है, काफी अच्छी व्यवस्था बन रही है दिन प्रतिदिन। तो नया टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग इसको सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो अपने आप कमरे से निकलेंगे, कमरे का तापमान डाउन होगा, आपके श्वास का हवा उसमें नहीं रहेगा, उस चीज को सेंस कर लेगा, लाइट स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे सेंसर विकसित हो चुके हैं, केवल उनके बारे में लोगों को बताना। ग्रेनाइट का उपयोग लोग करते हैं, टाइल्स का उपयोग करते हैं। तो जहां ये इंडस्ट्री है वहां काफी प्रदूषण है। इसके लिए अभी खोज हो गई है पॉलीग्रेनाइट की,
जो कि प्रदूषण भी नहीं फैलाएगा, आग भी नहीं पकड़ेगा, कॉस्ट भी लो कॉस्ट होगा। तो बच्चे को हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं जानते। बच्चे तो ऑब्जर्वर हैं, आपके क्रियाकलाप को देखते हैं कि आप कक्षा में क्या कर रहे हैं, कैसे क्रियाकलाप हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभप्रद हैं, गुणवत्तापूर्ण है या पर्यावरण की हानि कर रहे हैं। देखेंगे आचार्य जी पॉलीथीन का थैला लटकाए हुए आ रहे हैं, तो बच्चे के मन में आचार्य जी जागरूक नहीं है, पर्यावरण के प्रति कुछ बच्चे जागरूक हुए, आपको बोल दिए, आप तकलीफ मान गए बच्चे की बात का। तो ऐसा नहीं हो। बच्चे को यह समझाने का प्रयास कि यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल है आपके लिए, यूं तो बच्चे समझ जाते हैं कुछ कालखंड के बाद। तो प्रत्येक काम क्यों महत्वपूर्ण है कि हम लोग जब बल्ब को बंद कर देंगे उससे क्या लाभ होगा। एक बल्ब कर बंद कर देंगे तो क्या होगा, लोग बोलेंगे कि एक क्लास सब क्लास का तो जल रहा है, एक क्लास का बंद कर देंगे तो क्या होगा। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम जागरूक होंगे, हमसे दूसरे देखेंगे, तीसरे देखेंगे। एक व्यक्तिगत अनुभव है कि आने जाने के क्रम में रास्ते में जो स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी 4-5 में, हमने स्विच बंद करना डेली शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद देखेंगे सवेरे लाइट ऑफ हो जा रहा है, कोई सज्जन जरूर देखे होंगे, इस चीज को सीख गए कि बिजली को कैसे बचाना है। तो हम लोग भी अपने कक्षा कक्ष में, विद्यालय में बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करें कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऊर्जा की सुरक्षा भी आवश्यक है। वायु प्रदूषण के लिए जो हम लोग घर में जलावन का उपयोग करते हैं, अब तो अधिकांश घरों में एलपीजी गैस का सुविधा है, लेकिन फिर भी कुछ मिठाई दुकानों में अभी भी कोयला का जलावन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों को बताना कि इससे क्या हानि होगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब फैलेगा, इससे वातावरण दूषित होगा और इसका प्रभाव उनके श्वसन तंत्र पर पड़ेगा। प्लास्टिक की बोतल के बारे में लोगों को बताना, प्लास्टिक का बोतल किस प्रकार आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है, प्लास्टिक के बर्तन में खाना किस प्रकार आपको हानि पहुंचा सकता है, किस प्रकार के रासायनिक प्रतिक्रिया होते हैं भोजन और उस प्लास्टिक के बीच, कौन से नए केमिकल्स बनते हैं, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव शरीर पर कैसा पड़ता है। तो जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब तक लोग जागरूक भी नहीं होंगे। पेट्रोल के उपयोग को कम करने के लिए सरकार भी काफी प्रयासरत है। अभी इथेनॉल युक्त पेट्रोल प्रचलन में आया है। कल दिन बायोडीजल भी आया था, उसका भी प्रचलन। सरकार की यह मंशा है कि पेट्रोल से होने वाले प्रदूषण को निम्नतम स्तर पर लाया जाए। तो सरकार क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को प्रोत्साहन दे रही है कि जितने भी सोलर लाइट्स यूज किए जाएं उतना अच्छा है। सोलर बाइक्स भी विकसित करने का प्रयास हो गया है कि सोलर बाइक, एक बाइक में 6-7 लोग, 8 लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें। लेकिन अभी यह अवस्था जो है प्रारंभिक अवस्था में है। जब यह विकसित हो जाएगा तो विभिन्न वाहन इलेक्ट्रिक से ही चलेंगे, जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग होगा। जब बच्चों में यह ज्ञान का स्तर विकसित हो जाएगा तो बच्चे इस संभावना पर विचार करेंगे कि उनके कौन से कार्य पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, कौन से उसके काम पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कौन से काम पर्यावरण की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। वन जीव की संरक्षा की बात जब होती है तो वन जीव से बने हुए उत्पाद का हम लोग आमतौर पर बहुत लोग उपयोग करते हैं, अधिक मूल्य देकर खरीदते हैं।
खरगोश के चमड़े से बना हुआ बैग पर्स खरीदते हैं, सांप के चमड़े से बना हुआ बेल्ट खरीदते हैं, विभिन्न पशुओं के शरीर के भाग से बने हुए सामग्री का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करके हम लोग वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पेटा भी इसी क्षेत्र में उठाया गया एक कदम है। धन्यवाद।